तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन कुछ मिसलेनियस सवालों की। यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपन कुछ सवाल देखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है मिक्सचर एनालिसिस। तो मिक्सचर एनालिसिस में होगा क्या, आपके पास एक मिक्सचर होगा और आपको इसको एनालिसिस करना होगा, मतलब एनालिसिस आपको बताना होगा कि इस मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का कितना परसेंटेज होगा। आइए सीधा एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें थोड़ा एक आइडिया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, इस सैंपल में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इस सैंपल में हमारे पास लेट्स से मैग्नीशियम कार्बोनेट है, राइट। तो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट भी है, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, और लेट्स से आपको दे रखा है कि द वेट ऑफ मिक्सचर इज लेट्स से 184 ग्राम। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो मिक्सचर है इसका वेट 184 ग्राम है और हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे पूछा जाएगा डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय मोल्स। हमें बताना है कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंटेज है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास जो वेट ऑफ मिक्सचर है वो 184 ग्राम है, और एक और इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि जब इसको आप हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको जो रेसिड्यू मिलेगा उस रेसिड्यू का वेट आपको दे रखा है 92 ग्राम। दैट्स इट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। मैं अगेन सवाल को रिपीट कर देता हूँ, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। हमारे पास मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिसका वेट दे रखा है आपको 184 ग्राम, और इसको हीट करने पर कुछ गैसेस लिबरेट हो जाएंगी, हमें रेसिड्यू मिलेगा। उस रेसिड्यू का वेट आपको दे रखा है 96 ग्राम, 96 ग्राम सॉरी, इसको 96 ग्राम कर दीजिए, राइट। तो हमें बेसिकली बताना है कि इसके अंदर कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट होगा बाय मोल्स। तो हमारे पास मिक्सचर है, इसको एनालाइज करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें कोई खास एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं उसी को यूज करना होगा। हमें बताना है कि मोल वाइज कितना परसेंटेज होगा। तो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास इसके ए मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है मान लेते हैं कि इसके हमारे पास बी मोल्स है, राइट। अब इसको अपन हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज कर आपको कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू देगा और CO2 गैस उड़ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा, आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, किसी भी मेटल कार्बोनेट को जो आप हीट करते हैं तो डिकम्पोज कर आपको मेटल ऑक्साइड देता है, साथ में लिबरेट करता है CO2 गैस। तो जो CO2 गैस है वो तो उड़ जाएगा और जो बचा रह जाएगा वो कहलाता है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू में हमारे पास अगेन एक मिक्सचर होगा जिसमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और इसका कंबाइंड वेट हमें दे रखा है लेट्स से 96 ग्राम। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दे रखा था इसके ए मोल्स है, हमारे पास यहाँ पे इसके बी मोल्स है, आप क्लियरली देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस है, 1:1 का रेशियो है। अगर इसके ए मोल डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा इसका भी ए मोल होगा। अगर इसके बी मोल डिकम्पोज करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके भी यहाँ पर बी मोल जनरेट होंगे। तो जो फाइनली अपने को रेसिड्यू मिलेगा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों का, एक का ए मोल एक का बी मोल। इसका अगर अपन वेट देखें तो वेट कितना जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ग्राम मोल मास 56 होता है, तो एक मोल का वेट 56, ए मोल का वेट हो जाएगा आपका 56 ए ग्राम। आई होप आपको क्लियर होगा, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अपन। इसका ग्राम मोल मास मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 40 हो जाएगा। तो एक मोल का मास 40 ग्राम, तो बी मोल्स का मास जो हो जाएगा वो जाएगा 40 बी ग्राम्स। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो रेसिड्यू होगा, इस रेसिड्यू का जो वेट होगा ये जाएगा आपका 56A प्लस 40B, और ये हमें दे रखा है कितना, दिस हैज बीन गिवन एज 96। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी मिक्सचर के वेट से। इसका ए मोल था, इसका बी मोल था, इसके एक मोल का वेट कितना होगा, ग्राम मोल मास 100 होता है, इसका ग्राम मोल मास 84 होता है। तो एक मोल का मास 100, तो ए मोल का मास हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इस वेट ऑफ मिक्सचर की बात करें तो कितना आएगा, इसके ए मोल्स का मास हो जाएगा आपका 100A, और इसके बी मोल का मास कितना हो जाएगा, एक मोल का मास 84, तो बी मोल्स का मास 84
बी। और इसको अगर देखें तो ये टोटल वेट आ जाएगा, और ये टोटल वेट आपको दे रखा है कितना, 184। 184, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ चुकी है, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर आप निकाल सकते हैं। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 आएगा और बी का वैल्यू भी 1 आएगा। आप चाहे तो सेटिस्फाई करके देख लीजिए, मैंने डाटा ऐसे ले रखा है। ए और बी अगर 1 1 लिखें तो क्या सेटिस्फाई करेगा, ये जाएगा 56 प्लस 14 96, और ये जाएगा 100 प्लस 84 184। तो डाटा मैंने सिंपल ले रखा है। खैर एनीवे, पॉइंट ये कि ए और बी दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसके 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है। टोटल मोल्स कितने देंगे, 2 मोल्स। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो ये कैसे निकलेगा, तो जाएगा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास 1, टोटल मोल्स है 2 इनटू 100, एंड दैट विल सिंप्लीफाई टू 50%, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो इसमें कोई खास नया कॉन्सेप्ट नहीं था, मोल कॉन्सेप्ट ही था जो हमने सीखा अभी तक। हमारे पास वेट ऑफ मिक्सचर दे रखा था, रेसिड्यू का वेट दे रखा था, और हमसे पूछ रहा था मोल परसेंटेज कितना होगा। ए और बी मोल्स मान लिए, ए और बी दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन आएगा। एक इक्वेशन आ जाएगा वेट से, वेट ऑफ मिक्सचर से, और दूसरा इक्वेशन आएगा रेसिड्यू के वेट से। तो रेसिड्यू हमें मालूम पड़ा कि ये है रेसिड्यू, उसका वेट निकाला और उसके वेट से हमने 96 से इक्वेट कर दिया। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, टू इक्वेशन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हम लोग ए और बी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक दो सवाल और करते हैं इसके ऊपर। तो बात करते हैं कोई सवाल की। In this problem, we have been given a 2-gram sample which have sodium carbonate and sodium bicarbonate, and this sample loses 0.248 gram of weight when heated to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास 2 ग्राम का एक सैंपल है जिसके अंदर ये और ये कंपाउंड है, और जब इसको गर्म किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये अपना मास लूज करेगा 0.248 ग्राम से। और आपको ये भी देखा है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज कर आपको सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2 देता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितना परसेंटेज सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा मिक्सचर में। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, पर ट्राई करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। हमने सोडियम कार्बोनेट की या मेटल कार्बोनेट की बात की थी, मेटल बाइकार्बोनेट की भी बात कर लेते हैं। किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं, एनी मेटल बाइकार्बोनेट on heating will decompose to give metal carbonate along with CO2 gas along with H2O। H2O का फिजिकल स्टेट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये लिक्विड होगा, अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो ये वेपर होगा। तो जैसे इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल है जिसके अंदर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। मान लेते हैं कि इसका वेट 1 ग्राम है और मान लेते हैं कि इसका वेट 20 ग्राम है। तो अगर हमें ए और बी मिल जाएगा तो हमें काम मिल जाए, हमारा काम चल जाएगा, और ए और बी मिलकर हम निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज सोडियम कार्बोनेट होगा, कितना परसेंटेज सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो ए और बी के लिए एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये दे रखा है कि सैंपल का वेट 2 ग्राम है। तो एक इक्वेशन तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी होगा इट विल बी 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए और बी हमें डिटरमाइन करना था, तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसका टोटल वेट 2 ग्राम है, तो a ग्राम प्लस b ग्राम विल बी 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली इसको अगर अपन हीट करते हैं तो हीट करने पर ये 0.248 इतना ग्राम हीट लूज करता है। तो एक्चुअली हीट करने पे होगा क्या, क्या सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर कुछ होगा? आंसर है नहीं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन कि मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज कर आपको मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस मिलता है, पर इसके एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन थे आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम। हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो स्टेबल होता है और ये फर्दर डिकम्पोज नहीं करता है। तो सोडियम कार्बोनेट का तो कुछ नहीं होगा। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा। अगर बैलेंस रिएक्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये डिकम्पोज कर आपको देगा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डिकम्पोज कर हमें सोडियम कार्बोनेट का रेसिड्यू देगा along with CO2 gas along with H2O वेपर्स।
यहाँ पर हमें पास H2 वेपर्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो आपका जो पानी होगा वो भी वेपराइज कर जाएगा। तो आपको एक बोला जा रहा है कि आपका जो वेट लॉस हुआ है वो 0.248 ग्राम हुआ है। ये वेट लॉस किसकी वजह से हो सकता है? वेट लॉस होगा उन गैसेस की वजह से जो कि आपकी वेपराइज कर जाएंगी। तो इसको हीट करने पे तो कुछ होगा नहीं, इसको हीट करने पे कुछ गैसेस लिबरेट हो जाएंगी और इसके से आपका वेट लॉस होगा। कितना वेट लॉस होगा देखते हैं जरा। तो अगर इसका वेट बी ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके मोल्स जाएंगे बी बाय ग्राम मोलर मास। अगर आप इसका निकालेंगे तो 84 आएगा, तो इसके मोल्स से बी बाई 84। इसके 2 मोल से आपको 1 मोल मिलता है, तो बी बाय 84 से आपको मिलेगा बी बाय उसका आधा, इसका आधा हो जाएगा 168, मतलब बी बाय 168 मोल्स। सिमिलरली पानी के भी जो मोल्स होंगे वो भी आपके बी बाय 168 मोल्स होंगे। इतने मोल्स हैं। अगर इनका मोल्स आ चुका है तो इनका वेट आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो वेट लॉस होगा वो वेट लॉस होगा ड्यू टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो इनका जो कंबाइंड वेट लॉस होगा कितना होगा? तो वाटर की वजह से होगा P बाय 168 इंटू 18, ग्राम मोलर मास 18 होता है। CO2 का B बाय 168 इंटू ग्राम मोलर मास 44। और ये ओवरऑल वेट लॉस आपको दे रखा है कितना? दिस ओवरऑल वेट लॉस हैज बीन गिवन एज 0.248। तो ये आपको दे रखा है 0.248। तो यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगा कि 18B प्लस 44B, दिस इज 0.248 इंटू 168। तो डायरेक्टली ऐसे में बोल सकता हूँ कि जो B आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 0.248 इंटू 168 अपॉन 44 प्लस 18, दैट विल कम आउट टू बी 62। तो 62 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अगर 248 होता तो ये 4 से डिवाइड हो जाता बेसिकली, तो जाएगा आपका 4/1000 इंटू 168। तो दिस विल सिंप्लीफाई टू 168 इंटू 4 कितना आएगा ये 600 प्लस 72, आई थिंक सो ये जाएगा आपका 672/1000। तो दिस इज 0.672 grams. This is the value of B. तो आपको B का वैल्यू मिल चुका है। आपसे इसी का परसेंटेज पूछा रहा था, तो परसेंटेज और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो ये परसेंटेज होगा परसेंटेज बाय मास। तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका इसका वेट विच इज B अपॉन सैंपल का वेट विच इज 2 इंटू 100। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जाएगा आपका 0.672 अपॉन 2 इंटू 100। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 67.2 upon 2, and that will simplify to 33.6%. आई होप ये कैलकुलेशन सही है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इन दिस बेसिकली वी हैव बीन गिवन अ सैंपल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड NaCl, जिसमें आपको दे रखे हैं कि टोटल मोल्स आपके 2 हैं। अगर इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सवाल को ध्यान से समझना। तो कैल्शियम क्लोराइड और NaCl का अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें टोटल मोल आपको दे रखे हैं डायरेक्टली 2। और इसको आप जब एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का PPT मिल रहा है जिसका वेट आपको दे रखा है 430.5 ग्राम। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और हमें बताना है कि इसमें कितना NaCl का परसेंटेज होगा इन टर्म्स ऑफ मोल। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं मान लूँ कि इसके A मोल्स हैं और इसके अगर B मोल्स हैं, राइट, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से जाएगी कि इन दोनों के मोल्स का सम होगा वो 2 होना चाहिए, क्योंकि टोटल मोल्स आपको दे रखे हैं 2। तो एक इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A प्लस B विल बी 2, राइट। इसके मोल्स इसके B मोल्स और टोटल मोल आपको दे रखे थे 2, तो A प्लस B आपका हो जाएगा 2। तो एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से जाएगा। सेकेंडली सिल्वर क्लोराइड का आपको वेट दे रखा है 435.5। इसका अगर ग्राम मोलर मास निकालें तो इसका ग्राम मोलर मास 143.5 होता है, इतना ग्राम। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मोल्स और सिल्वर क्लोराइड देखूं तो मोल्स और सिल्वर क्लोराइड हो जाएंगे आपके 430.5 अपॉन 143.5 एंड दैट विल सिंप्लीफाई टू 3 मोल्स।
अगर सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल्स हैं तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आपके मोल्स और Cl माइनस होंगे, जितने HCl के मोल्स होंगे उतने मोल्स Cl माइनस के होंगे, तो ये भी हो जाएंगे 3 मोल। और ये जो Cl माइनस है, क्लोराइड है, ये आपको मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा यहाँ से, यहाँ से आपको क्लोराइड मिलेगा। अगर आपके ए मोल्स है कैल्शियम क्लोराइड के, तो यहाँ से मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना मिलेगा सोच सकते हैं? इसके 1 मोल से Cl माइनस के 2 मोल मिलेंगे, तो अगर इसके ए मोल्स हैं तो Cl माइनस के मोल्स रहेंगे आपके 2 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 मोल से आपके यहाँ पे 2 मोल मिलेंगे, तो अगर इसके ए मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ Cl माइनस 2 हो जाएंगे। और अगर इसके बी मोल्स हैं तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मोल्स ऑफ Cl माइनस हो जाएंगे 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो बी के करस्पॉन्डिंग बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मोल्स होंगे Cl माइनस के वो कितने होंगे? यहाँ से 2 है और यहाँ से b, तो इट विल बी 2a प्लस b। तो Cl माइनस के टोटल मोल्स हैं वो 2a प्लस b है, और वही Cl माइनस आपका AgCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो Cl माइनस के मोल्स हैं वो कितने थे? 3। तो ये जो Cl माइनस के 3 मोल हैं ये आपको यहाँ से मिलेंगे, तो 2a प्लस b ये हो जाएगा आपका 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो सिंपल सी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a का वैल्यू आ जाएगा 1 और b का वैल्यू भी आ जाएगा 1, मतलब दोनों के एक एक मोल्स हैं। और अगर ऐसा है तो परसेंटेज ऑफ किसका निकालना था? NaCl बाय मोल्स विल बी गिवन बाय मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स, या इनफैक्ट टोटल मोल्स इनटू 100। तो मोल्स ऑफ NaCl आपका 1, टोटल मोल्स आपका 2 into 100, and that will simplify to 50%. That will be the right answer of this problem. आइए एक बार सॉल्व करते हैं। In this problem we need to determine percentage purity of silver coin। हमारे पास एक सिल्वर कॉइन है जिसका हमें परसेंटेज प्योरिटी बताना है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब बेसिकली होगा कि हमें बताना है कि सिल्वर कॉइन के अंदर एक्चुअली में कितना सिल्वर होगा, या परसेंटेज ऑफ सिल्वर कितना होगा। If 50 gram of coin, information given है, if 50 gram of coin on treatment with concentrated nitric acid and then heating liberates 23.2 gram residue। तो आपके पास एक 50 ग्राम कॉइन है जिसको आप पहले नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और फिर इसको हीट कर रहे हैं, तो आपको 23.2 ग्राम रेसिड्यू मिलेगा। और हमें बताना है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कर जो सिल्वर कॉइन है उसमें सिल्वर का परसेंटेज कितना होगा, उसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। तो कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को, ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा समझो कि आपके पास एक सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है, इसका वेट दे रखा है आपको 50 ग्राम। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी, है ना। अगर मान लो इसमें 30 ग्राम सिल्वर होता तो उसका परसेंटेज 60% होता और 20 ग्राम आपकी इम्प्योरिटीज होती। कितना सिल्वर है वो हमें कैलकुलेट करना है, पर इसके अंदर डेफिनेटली कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो कॉइन का वेट आपको दे रखा है 50 ग्राम। इसको आप ट्रीट कर रहे हैं सबसे पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड करता क्या है, अगर आप नाइट्रिक एसिड को सिल्वर आयन के साथ ट्रीट करेंगे, हालांकि पी ब्लॉक में हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, जब नाइट्रिक एसिड को सिल्वर आयन के साथ ट्रीट करते हैं, सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा इनटू सिल्वर नाइट्रेट। हो सकता है बोले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगा लेट्स से, या फिर ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पी ब्लॉक वगैरह में भी देखते हैं। लेट्स अभी हमें एज्यूम करते हैं कि लेट्स हमें अभी ये इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो सिल्वर आयन को हम लोग या सिल्वर कॉइन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे हमें मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलता है, O2 गैस मिलता है। तो यहाँ पे डिकम्पोज करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड का रेसिड्यू अलॉन्ग विद NO2 गैस जो कि वेपराइज कर जाएगा, अलॉन्ग विद O2 गैस जो कि आपका अगेन वेपराइज कर जाएगा। तो फाइनली जो रेसिड्यू मिलेगा वो मिलेगा आपका सिल्वर ऑक्साइड का, ये आपका रेसिड्यू होगा। और इसका हमें वेट दे रखा है आई थिंक सो 23.2 ग्राम। और हमें बताना है कि इस कॉइन के अंदर कितना सिल्वर है, इसका परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। अब इसे के सवालों को हम लोग पीओएससी से बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर स्टैचोमेट्री से करना होता तो पहले मैं कोई ये रिएक्शन लिखना होता, फिर मुझे ये रिएक्शन लिखना होता, उन रिएक्शंस को बैलेंस करना होता, और फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन जैसे डील करते हैं वैसा हमें करना होता। पर अगर हम लोग पीओएससी के कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो इस सवाल को बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि रेसिड्यू के अंदर जितना भी सिल्वर आया होगा, जो भी सिल्वर यहाँ पे इवेंचुअली वो सिल्वर आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो अगर मैं सपोज इस सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर का वेट निकाल दूं,
तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सिल्वर आया होगा वो सिल्वर सारा का सारा यहीं से आएगा। तो अगर यहाँ पे हमें सिल्वर का वेट मिल जाए तो हम बोल सकते हैं वो सिल्वर यहीं से आया होगा, तो यहाँ पे भी सिल्वर का वेट मिल जाएगा। अगर सिल्वर का वेट मिल जाएगा तो हम लोग परसेंटेज प्योरिटी भी निकाल सकते हैं। तो सिल्वर का वेट निकालेंगे कैसे? यहाँ पे हमें रेसिड्यू दे रखा है सिल्वर ऑक्साइड का 23.2 ग्राम। इसका अगर आप ग्राम मोलर मास निकालें तो इसका ग्राम मोलर मास आपका 232 हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक वेट आपका 108 होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके मोल्स होंगे सिल्वर ऑक्साइड के हो जाएंगे आपके 23.2 अपॉन 232, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1 मोल। ये मोल्स आपके सिल्वर ऑक्साइड के। अगर सिल्वर ऑक्साइड के मोल्स मिल चुके हैं तो यहाँ से मैं सिल्वर के मोल्स में निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ सिल्वर कितना होगा, तो इसके जितने मोल्स होंगे सिल्वर के मोल्स के डबल होंगे। अगर इसका 1 मोल होता तो सिल्वर के मोल 2 होते। तो अगर इसके 0.1 मोल हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सिल्वर के मोल्स होंगे वो 0.2 होंगे। हमें सिल्वर के मोल्स अगर मिल चुके हैं 0.2, तो हम लोग यहाँ से वेट ऑफ सिल्वर भी निकाल सकते हैं। अगर वेट ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो दिस इज नथिंग बट मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास विच इज 108। उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 21.6 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सिल्वर का जो वेट है वो 21.6 ग्राम है। और ये सिल्वर आया कहाँ से होगा, ये सारा सिल्वर आएगा आपका इस पर्टिकुलर कॉइन से। तो ये जो कॉइन होगा हम बोल सकते हैं इस कॉइन के अंदर भी जो आपका वेट ऑफ सिल्वर होगा, दैट वेट ऑफ सिल्वर विल बी 21.6 ग्राम। अगर हमें वेट ऑफ सिल्वर मिल चुका है, वेट ऑफ कॉइन मिल चुका है, तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर भी निकाल सकता हूँ। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर या परसेंटेज ऑफ सिल्वर एक ही बात होती है। हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉइन इनटू 100। तो वेट ऑफ सिल्वर इज बेसिकली 21.6 अपॉन 50 इंटू 100। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 21.6 का डबल, दैट इज 43.2%। दैट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। मीन्स अगर 100 ग्राम सिल्वर कॉइन होता तो इसके अंदर 43.2 ग्राम आपका सिल्वर का वेट होता। दैट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी एंड दैट विल बी द आंसर। In this problem, we have been given a sample of calcium chloride whose weight is 40 gram. This sample is first treated with sodium carbonate so that all calcium gets precipitated in the form of calcium carbonate, which is further heated to obtain a residue of calcium oxide. आपको इस सवाल में दे रखा है कि जो फाइनल रेसिड्यू मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका वेट दे रखा है आपको 5.6 ग्राम। और ये इन्फॉर्मेशन देकर आपसे पूछा रहा है कि ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड का सैंपल है इसका परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। इसका सैंपल था, पहले इसके साथ ट्रीट कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसको हीट कर कर आपको इवेंचुअली कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है जिसका रेसिड्यू गिवन है आपको 5.6 ग्राम। और आपको बताना है कि इसमें इसका परसेंटेज प्योरिटी कैसे होगा। तो अगेन इसको हम लोग स्टोइचियोमेट्री से कर सकते हैं। आप पहले ये बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं, फिर इस बैलेंस रिएक्शन की बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली पीओसी भी अप्लाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जितना कैल्शियम यहाँ पे होगा वो सारा का सारा कैल्शियम यहाँ पे कन्वर्ट होगा और फिर वही कैल्शियम आपका इवेंचुअली कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग कैल्शियम को कंजर्व कर सकते हैं और पीओसी अप्लाई कर कर इस सवाल को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपको गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड का वेट 5.6 ग्राम। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का वेट पता है तो यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी निकाल सकता हूँ। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएंगे आपके यहाँ पे एज 5.6 अपॉन 56, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1। अगर 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मोल्स ऑफ कैल्शियम होगा ये भी 0.1 होगा। और अगर कैल्शियम के मोल्स यहाँ पर 0.1 है तो ये कैल्शियम आएगा कहाँ से, ये सारा का सारा कैल्शियम यहाँ से आएगा, राइट? क्योंकि कैल्शियम यही है, यही सोर्स है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोल्स ऑफ कैल्शियम होंगे वो भी 0.1 होंगे। और मोल्स ऑफ कैल्शियम अगर 0.1 होंगे तो यहाँ से ये भी बोला सकता है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो होगा ये भी आपका 0.1 आएगा, क्योंकि जितने मोल्स कैल्शियम होते हैं मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के होंगे। और कैल्शियम क्लोराइड का अगर मोल्स 0.1 आ जाएगा तो यहाँ से अपन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड भी निकाल सकते हैं। ये जाएगा आपका 0.1 इंटू 111, इसका ग्राम मोलर मास, तो ये जाएगा आपका 11.1 ग्राम। तो फाइनली हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड होगा इसका जो वेट होगा वो 11.1 ग्राम होगा। ये वेट है आपका प्योर कैल्शियम क्लोराइड का, और जो सैंपल है उसका वेट दे रखा है आपको 40 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होगा in the sample that will be given by weight of calcium chloride upon weight of sample into 100।
so that will simplify to 11.1 upon 40 into 100, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका 111 upon 4, तो दैट इज 100 plus 11 by 4 to 25 plus 2.75, that is 27.75%. that will be the correct answer of this problem. आइए बात करते हैं एक बार सवाल के ऊपर. In this problem we have been given 120 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम. हमारे पास 120 ग्राम मैग्नीशियम, इनफैक्ट सैंपल की बात नहीं हो रही है, प्योर मैग्नीशियम की बात हो रही है. तो वी हैव बीन गिवन 120 ग्राम मैग्नीशियम, जिसको ट्रीट कर रहे हैं आप एयर के साथ. एयर के अंदर बेसिकली अपने पास ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ये कर ये आपको एक मिक्सचर दे रहा है. ऑक्सीजन के साथ ये कर मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और नाइट्रोजन के साथ ये कर आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट देगा. फिर इस मिक्सचर को हम लोग फर्दर ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ. दिस मिक्सचर इज फर्दर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl और इवेंचुअली हमें मिक्सचर मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का. आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फाइनली वेट कितना ऑब्टेंड होगा. आइए करते हैं इसको अगेन. सबसे पहले इसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि हो क्या रहा है. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 120 ग्राम मैग्नीशियम है. इसको जब आप एयर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एयर के साथ ट्रीट करने पर आपको एक सैंपल मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम नाइट्राइट का. और फिर इसको जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया तो इवेंचुअली कन्वर्ट हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड अलॉन्ग विद अमोनियम क्लोराइड. और हमसे पूछा रहा है कि इस मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट कितना होगा, ये सवाल है. तो अगेन स्टैचोमेट्री से अगर करते तो आपको पहले ये रिएक्शन बैलेंस करना होता, फिर आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना होता, ये करना होता. क्या पीओसी से हम लोग इसको सिंपल वे में कर सकते हैं. पीओसी ये बोलेगा कि भाई जितना एटम होगा वो कंजर्व होगा, तो जितना एटम्स मैग्नीशियम का इनिशियली होगा उतना एटम्स मैग्नीशियम का बाद में होगा. या ये चीज़ मोस के रेस्पेक्ट में हो सकता है, भाई जितने मोस मैग्नीशियम के इनिशियली होंगे उतने मोस मैग्नीशियम के बाद में होने चाहिए. तो इनिशियली अगर मोस देखें मैग्नीशियम के तो 120 ग्राम मैग्नीशियम के करस्पॉन्डिंग जो मोस ऑफ मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम का ग्राम मोल मास 24 होता है, तो दिस इज 120 अपॉन 24, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 5. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम के अपने पास 5 मोल है. ये मैग्नीशियम के 5 मोल यहाँ पर आएंगे और इवेंचुअली यहाँ पर आएंगे. तो आपको जो फाइनली मैग्नीशियम मिल रहा है वो सब मिलेगा सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड में. तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा इसमें बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम होंगे ये आपके 5 होंगे. और अगर इस सैंपल में मैग्नीशियम के 5 मोल होंगे तो ये भी बोला जा सकता है कि अगर इसके 5 मोल है, मैग्नीशियम के 5 मोल है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा वो भी 5 होगा, क्योंकि इसके जितने मोल्स होते हैं उतने मोल्स मैग्नीशियम होता है. अगर इसके x मोल होते हैं तो मैग्नीशियम के x मोल होते हैं. इसका अगर 5 मोल है तो मैग्नीशियम के 5 मोल होंगे एंड वाइस वर्सा, कि अगर मैग्नीशियम के 5 मोल है तो इसके जो मोल्स होंगे वो भी 5 होंगे. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्स आ चुका है आपको 5. मैग्नीशियम क्लोराइड का ग्राम मोल मास अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका 71 + 24, दैट इज 95. तो यहाँ पर अगर वेट पूछा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड का तो दैट विल कम आउट टू बी 5 × 95, दैट विल सिंप्लीफाई टू 475 ग्राम. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POSC. इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. इसको यूज करने से काफी सारे सवाल बहुत सिंपल वे में हो जाते हैं और काफी जल्दी भी हो जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बात करता है एटम्स के कंजर्वेशन की. एटम्स का कंजर्वेशन सिंपली ये बोलता है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो भाई जितने एटम्स आपके इनिशियली होंगे उतने एटम्स आपको फाइनली मिल जाएंगे. तो अगर मेरे पास 100 एटम थे मान लो रिएक्शन से पहले कार्बन के लेट से, तो रिएक्शन के बाद में मेरे पास 100 एटम्स कार्बन के मिल जाएंगे. या अगर ऑक्सीजन के 100 एटम थे पहले तो बाद में भी ऑक्सीजन के 100 एटम मुझे मिलने चाहिए. क्यों? क्योंकि ना तो आप उन्हें बना सकते हैं और ना ही आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये सिंपल से फंडे से हम लोग काफ़ी सारे सवाल बहुत ही सिंपल मैनर में कर सकते हैं. हमें रिएक्शन को बैलेंस तक नहीं करना पड़ेगा और कई बार पैरेलल रिएक्शन जैसे जो सवाल होते हैं वो भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं. तो सीधा हम लोग इसका इलस्ट्रेशन लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं. तो देखते हैं. जैसे मान लें हमारे पास मीथेन है और मीथेन का हम लोग कंबशन कराना चाहते हैं. कंबशन कराकर हमें मालूम है कि इसमें आपको CO2 गैस मिलेगा और साथ में मिलेगा H2O लिक्विड. मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा. सवाल कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने पहले लिया था. हमसे पूछा जा सकता है जैसे determine moles of H2O and moles of CO2 form
ऑन कंबशन या ऑन कंप्लीट कंबशन of let's say 10 mole CH4 gas, and we also need to determine moles of O2 consume in the above process. इस प्रोसेस में कितने मोल्स O2 के कंज्यूम होंगे? तो भाई 10 मोल मीथेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका कंबशन करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि कितना CO2 बनेगा, कितना पानी बनेगा और कितना O2 कंज्यूम होगा। आमतौर पे इस तरह के सवाल को हमने अभी तक करा है। कैसे? सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और फिर स्टोइचियोमेट्री लगा देते हैं। बट इस सवाल को हम लोग अब POC से करेंगे विदाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो कैसे करते हैं देखो। यहां पर आप POC का फंडा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले लेट्स से कार्बन के ऊपर POC अप्लाई करने का मतलब ये होगा कि मैं कार्बन के एटम्स कंजर्व करूंगा। मतलब अगर यहाँ पे 100 एटम होंगे, मान लो अगर यहाँ पे 1 एटम है तो बाद में भी कार्बन का 1 एटम रहेगा। अगर कार्बन के n एटम्स हैं तो बाद में भी कार्बन के n एटम्स होंगे। और इसी को मैं मोल के टर्म्स में बोल सकता हूँ कि अगर कार्बन के n एटम्स इनिशियली थे, मतलब कार्बन के 1 बोलते हैं इनिशियली, बाद में भी कार्बन के n एटम्स होंगे, मतलब कार्बन के मोल्स होंगे 1। मतलब जितने मोल्स एट कार्बन के इनिशियली होंगे उतने मोल्स कार्बन के फाइनली होंगे। ये एटॉमिक कंजर्वेशन से बोला जा सकता है। अगर इसके n एटम्स थे पहले, बाद में n एटम्स होंगे। अगर इसके 1 मोल थे पहले तो बाद में भी इसके 1 मोल होंगे। तो एटॉमिक कंजर्वेशन से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कार्बन के ऊपर अप्लाई करते हुए कि रिएक्शन से पहले अगर कार्बन के कुछ मोल्स हैं अपने पास, तो रिएक्शन के बाद भी कार्बन के उतने ही मोल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर मोल्स से होंगे तो एटम भी उतने ही रहेंगे। तो कितने होंगे? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे CO2 के A मोल्स बन रहे हैं, H2O के B मोल बन रहे हैं। इस प्रोसेस में O2 के C मोल कंज्यूम हो रहे हैं और T=0 पे अपने पास मीथेन के 10 मोल थे। तो CH4 के अगर 10 मोल है अपने पास तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे? अगर इसका 1 मोल होता तो CH4 का अगर 1 मोल होता तो कार्बन का 1 मोल होता। तो अगर इसके 10 मोल्स हैं तो कार्बन के मोल्स रहेंगे 10 × 1, क्योंकि हर मोल के करस्पॉन्डिंग कार्बन का 1 मोल होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 10 के करस्पॉन्डिंग 10, इतना इनिशियल मोल्स था कार्बन का। बाद में कार्बन के अगर मोल्स काउंट करें तो कितने होंगे? अगर इसका 1 मोल बनता तो कार्बन के मोल अगेन 1 होते। तो अगर इसके A मोल्स हैं तो कार्बन के मोल्स होंगे n × 1। दैट्स इट। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके कार्बन के इनिशियल मोल्स थे, ये आपके कार्बन के फाइनल मोल्स हैं, और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि एटम्स कंजर्व हो रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से A आ जाएगा आपका 10। सिमिलरली अगर मैं POC अप्लाई करूँ लेट्स से वाटर के ऊपर, वाटर नहीं सॉरी, POC अप्लाई कर रहे हैं अपन लेट्स से हाइड्रोजन के ऊपर। तो POC अप्लाई करते हैं अपन हाइड्रोजन के ऊपर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने मोल्स हाइड्रोजन के इनिशियली होंगे उतने मोल्स हाइड्रोजन के फाइनली भी होने चाहिए। अब हाइड्रोजन के मोल्स इनिशियली हैं कितने? अगर इसके 1 मोल होते हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स होते हैं 4। तो अगर इसके 10 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स होंगे 10 × 4। ये आपके हाइड्रोजन के इनिशियल मोल्स हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग 4 होता तो 10 के करस्पॉन्डिंग 10 × 4। ये हाइड्रोजन जा किस में रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। अगर इसका 1 मोल होता तो हाइड्रोजन के मोल्स होते 2। तो अगर इसके B मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स होंगे B × 2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो B आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 मोल्स। तो A आ चुका है, B आ चुका है, मोल्स ऑफ CO2 मिल चुके हैं, मोल्स ऑफ वाटर मिल चुके हैं। हमसे एक और चीज पूछी जा रही थी कि भाई ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा। तो इसके C मोल कंज्यूम हो रहे हैं और ये कन्वर्ट होके इस फॉर्म में जा रहा है। तो इसके जितने मोल यहाँ पे कंज्यूम होंगे उतने मोल यहाँ पे बनेंगे। तो इसके जितने मोल्स इनिशियली थे उतने मोल्स ऑक्सीजन के बाद में होने चाहिए। अगेन कंजर्वेशन। तो POC अगर मैं अप्लाई करूं ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो ऑक्सीजन के जितने मोल्स इनिशियल होंगे, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो उतने जितने मोल्स इनिशियल होंगे उतने मोल्स आपको फाइनली भी मिलेंगे। तो अगर इसका 1 मोल होता तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स होते हैं। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो अगर 1 होता तो ऑक्सीजन एटम के 2 मोल्स होते हैं। तो अगर इसके C मोल्स हैं तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स रहेंगे C × 2। These are the moles of oxygen atom.
अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आप यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमें थोड़ा केयरफुली एनालाइज करना होगा। अगर CO2 का 1 मोल होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स होते 2, तो अगर इसके A मोल्स हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स जाएंगे A इंटू 2। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर इसका 1 मोल होता तो ऑक्सीजन 2 होता, तो A के करस्पॉन्डिंग 2 है। सिमिलरली अगर वाटर के 1 मोल होते तो ऑक्सीजन का 1 होता, अगर वाटर के B मोल है तो यहाँ पर B इंटू 1। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 2A, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा B। तो 2A प्लस B ये ऑक्सीजन के फाइनल मोल्स है। इनिशियल मोल्स कितने थे, C इंटू 2। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं अपन। A और B का वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे A आपका 10 था तो 10 इंटू 2 20 प्लस B भी आपका 20 है, तो दैट विल सिंप्लीफाइड टू 40। तो 2C आपका अगर 40 है तो C हो जाएगा आपका 20 मोल्स, मतलब O2 के यहाँ पर 20 मोल कंज्यूम होंगे। तो जो सवाल हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री से किया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से किया था, वही सवाल हम लोग POC से कर पा रहे हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक और सिमिलर प्रोफाइल का सवाल देखते हैं अपन। इन दिस बेसिकली FeS2 का कंबशन हो रहा है, तो FeS2 का ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रहा है और आपको Fe2O3 और SO2 बन रहा है। अगर आपसे पूछा रहा है कि इसमें कितने मोल्स Fe2O3 के, कितने मोल SO2 के बनेंगे अगर आपके 2 मोल FeS2 के कंज्यूम हो रहे हैं या कंबशन हो रहा है। अगर ऐसे का सवाल हमने स्टोइचियोमेट्री से करा था पहले। अब इसी तरह के सवालों को हम लोग करेंगे यूजिंग POSC और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो मान लेते हैं कि इसके भाई A मोल्स बन रहे हैं और इसके B मोल्स बन रहे हैं, तो A और B मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो POSC अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन अप्लाई कर रहे हैं आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर POSC अप्लाई करने का मतलब मैं ये बोलूँगा कि जितने मोल्स आयरन के इनिशियली हैं अपने पास रिएक्शन से पहले, उतने मोल्स आयरन के हमारे पास रिएक्शन के बाद होंगे फाइनली। दिस इज कॉल्ड POSC और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो अगर कितने मोल्स हैं, तो अपने पास इनिशियली यहाँ पे मोल्स हैं 2 मोल। 2 मोल हैं FeS2 के, तो आयरन के कितने मोल होंगे, तो अगर सब्स्टिट्यूट करें अपन यहाँ पर, तो आयरन के अगर इसके 2 मोल है, अगर इसका 1 मोल होता तो आयरन का 1 मोल होता, तो अगर इसके 2 मोल है तो आयरन के मोल्स भी 2 हो जाएंगे, तो दिस इज 2 इंटू 1। देख सकते हैं 1 के करस्पॉन्डिंग 1। अगर 1 मोल होता है FeS2 का तो आयरन का 1 मोल होता, तो अगर इसके 2 मोल्स है तो आयरन के 2 मोल्स होंगे। और ये आयरन कंज्यूम हो रहा है किसके अंदर, Fe2O3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका 1 मोल बनता तो आयरन के 2 मोल्स होते हैं, अगर इसके A मोल बन रहे हैं तो आयरन के वो जो मोल्स बनेंगे वो जाएंगे A इंटू 2। 1 के करस्पॉन्डिंग 2, A के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A हो जाएगा आपका 1 मोल। सिमिलरली अगर मैं POSC अप्लाई करूं किसके ऊपर, लेट्स से सल्फर के ऊपर, तो जितने मोल सल्फर के इनिशियली होंगे उतने मोल सल्फर के बाद में होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सल्फर इनिशियली शुड बी सेम एज मोल्स ऑफ सल्फर फाइनली। तो यहाँ पर अगर देखें सल्फर के इनिशियल मोल्स कितने भाई, अगर इसका 1 मोल होता तो सल्फर के 2 मोल होते हैं, तो अगर इसके 2 मोल्स हैं तो सल्फर के मोल्स होंगे 2 इंटू 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 के करस्पॉन्डिंग सल्फर 2 मोल होते हैं, तो 2 के करस्पॉन्डिंग सल्फर के 2 इंटू 2 4 मोल्स हो जाएंगे। और ये सल्फर आपका इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है SO2 के अंदर, जिसके B मोल्स हैं। अगर 1 मोल होता तो सल्फर का 1 मोल होता, तो B के करस्पॉन्डिंग B इंटू 1। अगर 1 होता तो 1 होता, तो B के करस्पॉन्डिंग B मोल्स होते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि B हो जाएगा आपका 4 मोल्स, और इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए कोई सवाल देखते हैं अपन। इस सवाल के अंदर हमसे पूछा रहा है कि कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे व्हेन ऑन कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन 3 ग्राम कार्बन एंड 5 ग्राम O2। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब ये एज्यूम करेंगे कि ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन के बाद ना ये बचेगा ना ये बचेगा। तो इसको हम लोग अब स्टोइचियोमेट्री से नहीं POSC से करेंगे। अगर POSC से कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास O2 है, और ये आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर कर हमें दे रहे हैं CO गैस एंड CO2 गैस। तो भाई POSC बोलता है कि जितने मोल्स कार्बन के इनिशियल होंगे उतने मोल्स कार्बन के बाद में होंगे, जितने मोल्स ऑक्सीजन के इनिशियल होंगे उतने मोल ऑक्सीजन के बाद में होंगे। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो CO है इसके A मोल्स हैं, और जो CO2 है इसके B मोल्स हैं। हमें A और B कैलकुलेट करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के इनिशियल मोल्स आपको गिवन है, अगर इसके मोल्स आप निकालना चाहें तो इसके मोल्स हो जाएंगे कितने, 3 ग्राम है, ग्राम वाला मास इसका 12 होता है, तो ये हो जाएगा 3/12 दैट इज 1/4।
4। O2 के अगर मोल्स निकालें तो इसका वेट दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम मोल मास 32 होता है, तो इसके मोल्स आएंगे 5/32। तो स्टार्ट करते हैं पीओसी के ऊपर। पीओसी अप्लाई करते हैं, दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार कार्बन के ऊपर और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर मैं पीओसी अप्लाई करता हूँ कार्बन के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने मोल्स कार्बन के इनिशियली होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के फाइनली होने चाहिए। इट इम्प्लाइज कार्बन के इनिशियल मोल्स हैं अपने पास 1/4। फाइनली कार्बन आपका कन्वर्ट हो रहा है सी और CO2 दोनों में। अगर इसके ए मोल्स हैं तो कार्बन के मोल्स यहाँ से आएंगे ए इंटू 1 लिख सकते हैं अपन। अगर इसके बी मोल्स हैं तो यहाँ पे कार्बन के मोल्स अगेन बी जाएंगे, या लिख सकते हैं बी इंटू 1। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं पीओएससी अप्लाई करूँ किसके ऊपर, लेट्स से ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने मोल्स ऑक्सीजन के होंगे इनिशियली उतने ही मोल्स ऑक्सीजन के होंगे अपने पास फाइनली। ध्यान रखना ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन एटम्स के अगर O2 की बात करें तो इसके मोल्स 5/32 थे। तो अगर इसके मोल्स 5/32 हैं इनिशियली, तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स आएंगे इंटू 2, क्योंकि एक मोल के करस्पॉन्डिंग 2, तो 5/32 के करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 5/32। सिमिलरली अगर CO के ए मोल्स हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो ए के करस्पॉन्डिंग ए इंटू 1। अगर इसके ए मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के ए मोल्स होंगे। अगर इसका 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स होते हैं, तो बी के करस्पॉन्डिंग मोल्स हो जाएंगे बी इंटू 2। 1 के करस्पॉन्डिंग 2, तो बी के करस्पॉन्डिंग बी इंटू 2। तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन हो जाएगा आपका a प्लस 2b इक्वल्स टू 5/16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व कर आप a और b निकाल सकते हैं। अगर ऊपर केस में 1/4 को मैं अगर 4/16 लिख दूं, तो a प्लस बी इज 4/16, a प्लस 2b इज 5/16। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, अगर सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं p आ जाएगा आपका 1/16, और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो a आ जाएगा आपका 3/16। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का। अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन से limiting reagent is a reactant which is consumed first and we can also say the reactant which is left behind is called excess reagent, and the amount of product form will depend upon amount of LR limiting reagent। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक एक करके अपन इन तीनों को समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात हो रही है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड ए बी के साथ कंबाइन कर लेट्स से आपको सी दे रहा है, कंपाउंड ए बी के साथ रिएक्ट कर सी दे रहा है, और मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर इनिशियली हमारे पास इसके 2 मोल्स हैं और बी का हमारे पास लेट्स से 1 मोल है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा और सी के कितने मोल्स बनेंगे। एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? कोई भी रिएक्शन तब तक होगा जब तक हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे। अगर ए और बी दोनों रहेंगे तो रिएक्शन चलता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा, सी बनता जाएगा। पर कोई भी रिएक्टेंट ऐसा जो कंज्यूम हो जाए पहले, अगर मान लो ए और बी में से अगर कोई भी खत्म हो जाता है, तो जैसे ही कोई भी रिएक्टेंट खत्म होगा आपका रिएक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगा और जितना प्रोडक्ट बनना था उतना बन चुका होगा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
तो अगर हमारे पास A प्लस बी गिविंग C है, तो जब तक A और B दोनों रहेंगे तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। अगर A कंज्यूम हो जाएगा तब भी रिएक्शन खत्म हो जाएगा, अगर B कंज्यूम हो जाएगा तब भी रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी खत्म होगा उसके थ्रू, मतलब जो भी खत्म होगा तभी रिएक्शन आपका ये खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कौन? ये वो रिएक्टेंट होता है सबसे पहले कंज्यूम होगा। तो इन दोनों में से जो सबसे पहले कंज्यूम होगा वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे अगर बी की बात करें, इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1:1:1 का रेशियो ले रखा है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा और इसका 1 मोल बनेगा। अगर बी का 1 मोल कंज्यूम होगा तो ए का 1 मोल कंज्यूम होना चाहिए। तो जब बी का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद तब तक अगर देखा जाए ए के कितने मोल कंज्यूम होंगे, तो अगर बी का 1 मोल कंज्यूम होगा तो ए का भी 1 मोल कंज्यूम होगा, और 2 में से अगर 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो इसका 1 मोल बच जाएगा। तो जब बी कंज्यूम हो जाएगा ए आपका रह जाएगा। तो जैसे ही बी आपका कंज्यूम होगा रिएक्शन तुरंत खत्म हो जाएगी। तो बी एक ऐसा रिएक्टेंट है जो आपका सबसे पहले खत्म हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम होता है वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो बचा रह जाएगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। इसको मैं ER से प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सेस रिएजेंट। दिस इज ER। ये वो रिएजेंट होगा या ये वो रिएक्टेंट होगा जो आपका रह जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ LR। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा तब तक जितना C बना था उतना C बन चुका होगा, उसके बाद C नहीं बनेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो 1:1 का रेशियो है, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि C के जो मोल्स बनेंगे वो होंगे 1 मोल, B कंज्यूम हो जाएगा और A के 1 मोल रह जाएंगे। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि LR कौन है, तो LR होगा आपका B। अगर आपसे पूछा जाए कि मोल्स ऑफ ER कितने रह गए हैं, तो वो हो जाएगा 1 मोल। आपसे अगर पूछा जाए कि मोल्स और C कितने फॉर्म होंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1 मोल। तो कोई बहुत विशेष या खास बात नहीं है। LR एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। LR होता क्या है? एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। जो बचा रह जाएगा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना आपने LR ले रखा है। तो जैसे यहाँ पे हमने अगर देखा कि B का आपका LR था, तो ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ये आपका बचा रह जाएगा, और यही डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल था तो यहाँ पे भी C के 1 मोल बन जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका LR का। आइए कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं ताकि इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LR आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल हमने लिखा था कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था जहाँ पे हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था कि LR क्या है। बट LR को निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, पहले उसकी बात करते हैं फिर कुछ और एग्जांपल लेंगे अपन। तो LR को निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आप हर एक रिएक्टेंट के लिए एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और ये रेशियो होगा आपका मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सभी रिएक्टेंट्स के लिए, और जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा वो रिएक्टेंट आपका LR होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूँ 2A प्लस 3B गिविंग C, और T इक्वल टू 0 पर आपको दे रखा है कि इसके 4 मोल्स हैं, और आपको दे रखा है कि इसके लेट्स से 5 मोल्स हैं, राइट। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट एंड सेकंड मोल्स ऑफ C फॉर्म, जो कि प्रोडक्ट है उसके मोल्स हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे हम लोग कॉमन सेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कैसे, अगर इसके 2 मोल कंज्यूम, ये रिएक्शन बताता है कि इसके अगर 2 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे और इसका 1 मोल फॉर्म होगा। तो इसके 2 मोल कंज्यूम होने के लिए इसके 3 मोल कंज्यूम होने चाहिए। तो इसके अगर 4 मोल कंज्यूम होने हैं तो इसके 6 मोल कंज्यूम होने चाहिए। तो इसके 4 मोल कंजम्पशन के लिए इसके 6 मोल रिक्वायर्ड है, पर है कितने? 5। जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम है, जितना हमें अगर रिक्वायर्ड है अगर उससे कम मोल होंगे तो वो लिमिटिंग होगा, सीधी सी बात है। और अगर हमें जितना रिक्वायर्ड है अगर उससे ज्यादा होगा तो वो एक्सेस होगा। तो 4 मोल के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 6 मोल रिक्वायर्ड थे, और है हमारे पास 5 मोल्स, जितने रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो डेफिनेटली आपका ये LR होगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम था। 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 4 के करस्पॉन्डिंग 6 रिक्वायर्ड था, है कितना अपने पास? 5। कम रिक्वायर्ड है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, डेफिनेटली ये LR होगा। बट ये LR आप इस शॉर्टकट से भी देख सकते हैं। कैसे? अगर मैं मोल्स
बाय स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं ए और बी के लिए, देखें कितना है ये। तो ए के करस्पॉन्डिंग मोल्स आपके हैं 4 और स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो ये रहेगा आपका 4/2, दैट विल सिंप्लीफाई टू 2। और बी के लिए अगर रेशियो निकालें तो मोल्स अपने पास 5 और कोफिशिएंट है आपका पास 3, तो दैट विल बी 5/3 विच इज 1.67। तो ए के लिए रेशियो आपका 2 है, बी के लिए रेशियो आपका 1.67 है। डेफिनेटली 1.67 आपका लोअर नंबर है, ये मिनिमम है, और अगर ये मिनिमम है तो ये आपका एल आर होगा। तो ये एल आर को आइडेंटिफाई करने का एक सबसे सिंपल तरीका है। आप मोस्ट बाय स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसके लिए वो मिनिमम होगा वो आपका एल आर होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी आपका एल आर होगा। जनरली जब 2 रिएक्टेंट होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, पर अगर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो फिर ये मेथड काफ़ी काम आता है। सेकेंडली हमसे पूछा रहा है कि सी के मोल्स कितने बनेंगे, तो जो एल आर होगा वो डिसाइड करेगा कि सी के मोल्स कितने बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बी और सी का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में बन रहा है। तो यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ मैं, 3b गिविंग सी, ऐसा है। तो जब इसके 3 मोल्स कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 मोल बनेगा, सॉरी हाँ ठीक है, जब इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे तो सी का 1 मोल बनेगा। तो अगर इसके 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम होंगे सी क्योंकि एल आर है, ये खत्म हो गई सी, तो सी के मोल्स कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे 1/3 इंटू 5, ये आपके सी के मोल्स बनेंगे। तो मोल्स ऑफ सी जो बनने वाले हैं अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/3। इस तरीके से हम लोग एल आर डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। आइए एक और सवाल करते हैं। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव been given 3 reactants, reactant A, B and C, और आपको उसके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, और आपको बताना है अगेन कि इसमें एल आर कौन है और इसके अंदर कितने मोल्स डी के बनेंगे। तो जब अपने पास 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, 3 रिएक्टेंट हैं या 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, तो ऐसे केसेस में एल आर के लिए हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे मोल्स और स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और देखेंगे कि किसके लिए वो मिनिमम होगा। तो अगर मैं मोल अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं तीनों रिएक्टेंट के लिए, ए के लिए अगर देखें तो मोल्स आपके 5 रेशियो और कोफिशिएंट आपका 2, तो ये रहेगा आपका 5/2 विच इज 2.5। बी के लिए अगर ये रेशियो देखा जाए तो ये रहेगा आपका 8/3 विच इज 2.67, और सी के लिए अगर ये रेशियो देखें तो ये रहेगा आपका 9/4, दैट विल सिंप्लीफाई टू 2.25। तो इस तरह से हमने रेशियो निकाल लिया। जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा वो आपका एल आर होगा। तो डेफिनेटली इन तीनों में से आप देख सकते हैं ये मिनिमम है आपका। अगर ये मिनिमम है तो हम बोल सकते हैं कि जो सी होगा ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे बोला सकता है कि सी आपका एल आर होगा। नाउ इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि डी के मोल्स कितने बनेंगे, तो जो एल आर होगा वो डिसाइड करता है डी के कितने मोल्स बनेंगे या प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4C गिविंग डी, इस तरह का रेशियो है अपने पास। तो अगर इसके 4 मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके 1 मोल कंज्यूम होते हैं, तो अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता तो इसका 1/4 मोल फॉर्म होता, सॉरी। और अगर इसके 9 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 9/4 मोल्स फॉर्म होंगे। तो दिस आर द मोल्स ऑफ डी फॉर्म, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आइए आगे बात करते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शंस। सिक्वेंशियल रिएक्शंस वो होंगी जहां पर हमारे पास सीक्वेंस में रिएक्शंस होंगी, एक के बाद एक रिएक्शन होती रहेंगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है, और फिर यही CO हम लोग यूज करेंगे निकल के साथ रिएक्ट करवाने में टू फॉर्म अ कंपाउंड NiCO4। तो ये पहले रिएक्शन होगा, फिर इसी के सीक्वेंस में सी के बाद में सेकंड रिएक्शन होगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन में पहला रिएक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद सेकंड रिएक्शन खत्म होने के बाद हो सकता है थर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्वेंशियल रिएक्शंस के अंदर पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा आमतौर पे वो यूज होगा एज अ रिएक्टेंट इन सेकंड रिएक्शन। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो सकता है इसको मैं थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट में यूज करूं। तो इससे के सवालों को करते कैसे हैं, आइए इसी इलस्ट्रेशन से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शन है जिसमें पहले कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है, और फिर निकल उसी CO के साथ कंबाइन करके NiCO4 बना रहा है। आपसे अगर पूछा जाए, आपको पूछा जाए डिटरमाइन मोल्स ऑफ NiCO4 फॉर्म, ये हमसे पूछा जा रहा है, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे T को 0 पर आपको दे रखा है कि इसके भाई 2 मोल्स हैं और इसके भी 2 मोल्स हैं, और निकल आपको दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेस में है, मतलब ये काफ़ी सारा है। तो हमसे पूछा रहा है कि NiCO4 के मोल्स कितने बनेंगे। तो कैसे करेंगे,
सिक्वेंशियल रिएक्शंस को करने का जो तरीका होता है वो होता है वन रिएक्शन एट अ टाइम आपको फोकस करना होता है। पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, और उसको करने के लिए भी सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, कार्बन 2 जाएंगे तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा। नीचे रिएक्शन में देखें तो निकल बैलेंस है, CO को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन 4 कर लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि वन रिएक्शन एट अ टाइम हमें बेसिकली डील करना है। तो पहली रिएक्शन पे फोकस करते हैं, कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है। कितना CO बनेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अगर देखें कि इन दोनों में से रिएक्टेंट में से LR कौन होगा, तो इसका मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2 1 हो जाएगा, इसका 2/1 2 हो जाएगा। ये बड़ा है, डेफिनेटली ये कम है, मतलब ये आपका LR होगा। अगर ये LR है तो ये डिसाइड करेगा कि CO बनेगा कितना। आप देख सकते हैं कि 2 के करस्पॉन्डिंग 2 मोल्स बनने चाहिए, तो अगर पे अपने पास 2 मोल्स हैं तो वाकई में अपने पास CO के मोल्स बनेंगे 2 मोल्स। तो पहली रिएक्शन से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि CO गैस के 2 मोल्स बनेंगे। पहली रिएक्शन का काम खत्म हो चुका है। पहली रिएक्शन से हमें सिर्फ ये फोकस करना था, ये देखना था कि CO के कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि जो भी CO आपको यहाँ पे बनेगा वही CO हम लोग यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट इन सेकेंड रिएक्शन। जो भी आपका यहाँ पे CO बन रहा है उसी CO को डायरेक्टली एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे ना सेकेंड रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। हमने देखा कि इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। ये CO हम लोग अगर यहाँ पे यूज करें तो भाई इसके 2 मोल्स होंगे। ध्यान रखना 2 मोल्स कहाँ से है, जो पहली रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट होगा, सॉरी पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा या पहली रिएक्शन से आपको जो CO मिलेगा वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो CO के हमारे पास यहाँ पे 2 मोल है, निकल हमारे पास एक्सेस में है। हमसे पूछा रहा है कि NiCO4 कौन होगा, कितना बनेगा। डेफिनेटली अगर निकल एक्सेस में होगा तो CO ही आपका LR होगा, क्योंकि अगर एक एक्सेस में है तो सामने वाला डेफिनेटली LR हो जाएगा। और इसके बाद डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर इसके 4 मोल कंज्यूम होंगे तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा या 1 मोल फॉर्म होगा, तो इसके 2 मोल कंज्यूम्पशन पे आप देख सकते हैं कि इसका हाफ मोल यहाँ पर बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि वन रिएक्शन एट अ टाइम होगी और एक से ज्यादा रिएक्शंस आपके पास होंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट यूज होगा, फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा इन एज अ रिएक्टेंट इन सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा आपका रिएक्टेंट इन थर्ड रिएक्शन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन। आइए कोई एग्जांपल लेते हैं अपन सिक्वेंशियल रिएक्शंस का। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव 3 sequential reactions. In first reaction, silver nitrate is reacting with Na to form silver iodide and sodium nitrate. This AgI, which is formed in first reaction, it is used as a reactant in second reaction. ये AgI आपको यहाँ पे reactant यूज हो रहा है और वो आयरन के साथ रिएक्ट करके आपको Fe2 और सिल्वर दे रहा है। और ये Fe2 जो आपको सेकंड रिएक्शन में मिल रहा है, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं थर्ड रिएक्शन में क्लोरीन के साथ, ताकि आपको फेरिक क्लोराइड अलॉन्ग विद आयोडीन मिल जाए। आपको यहाँ पे दे रखा है कि I2 का अमाउंट 254 kg है। आपको पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का अमाउंट कितना होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मोल्स के टर्म्स में अगर देखें 254 kg I2 के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स ऑफ I2 होंगे, तो वेट अगर देखें तो 254 into 1000 ये वेट इन ग्राम्स होगा। अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ I2 अगर निकालें तो वो भी 254 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपके 1000 मोल। तो I2 के 1000 मोल हमें बनाने हैं। तो I2 के 1000 मोल बनाने के करस्पॉन्डिंग सिल्वर नाइट्रेट के कितना मोल्स या कितना वेट हमें लगेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके A0 मोल्स हैं, तो ये हमें डिटरमाइन करना है कि कितने मोल्स बनेंगे या कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये हमें 1000 मोल I2 को दे दे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। सिल्वर नाइट्रेट, NaAgI और सोडियम नाइट्रेट अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर FeI2 हो रहा है, यहाँ पे AgI है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं ताकि आयोडीन बैलेंस हो जाए, और सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं ताकि सिल्वर भी बैलेंस हो जाए। इस रिएक्शन में अगर देखें अपन I2 बैलेंस है, आयरन आयरन बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे आपका 3 है, क्लोरीन आपका यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं इसको 3/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आयरन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन आपका बैलेंस हो चुका है और आयोडीन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। तो पहला स्टेप होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। हम एज्यूम करेंगे कि बाकी के जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है, क्योंकि उनका अमाउंट आपको गिवन नहीं है। तो अगर इसके A0 मोल्स हैं तो इसके A0 मोल्स से मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ सिल्वर आयोडाइड के मोल्स में। क्यों? क्योंकि वही सिल्वर आयोडाइड हम लोग यूज करेंगे सेकेंड रिएक्टेंट में, सेकेंड रिएक्शन के अंदर। तो कितना सिल्वर आयोडाइड बनेगा,
तो 1:1 का रेशियो है, अगर 1 मोल होता तो 1 बनता, एनोड के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर इसके एनोड मोल्स बनेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन का काम हो चुका है, हमें ये मिल चुका है कि सिल्वर हाइड्राइड के कितने मोल्स बनेंगे, दैट इज एनोड। ये जो एनोड मोल सिल्वर हाइड्राइड के बन रहे हैं इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर। तो सिल्वर हाइड्राइड के अपने पास यहाँ पर एनोड मोल्स आ चुके हैं। हमें मोल्स अब निकालने हैं किसके, Fe2 के। क्यों, क्योंकि वही Fe2 हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो कितना बनेगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 1 के करस्पॉन्डिंग हाफ, एनोड के करस्पॉन्डिंग में डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ एनोड बाय 2। अब डायरेक्टली ये चीजें लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 1 मोल बनना चाहिए था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हाफ बनेगा, तो एनोड के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एनोड बाय 2 मोल्स बनना चाहिए। तो एनोड बाय 2 मोल्स रहेंगे भाई Fe2 के, और यही Fe2 जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसके एनोड बाय 2 मोल्स है। हमें मोल्स निकालने हैं I2 के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन I2 का गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो एनोड बाय 2 के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स बनेंगे I2 के वो हो जाएंगे एनोड बाय 2। तो एनोड बाय 2 मोल्स बनने चाहिए I2 के, और ये मोल्स ऑलरेडी आपको गिवन है एज 1000। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो एनोड होगा ये रहेगा आपका 2000। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट के हमारे पास 2000 मोल बनेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप ग्राम मोलर मास निकालें, सिल्वर का 108 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ये 16 होगा, तो दिस 48 प्लस 14 62, 62 प्लस 108, दिस विल कम आउट टू बी 170। तो अगर 2000 मोल्स के करस्पॉन्डिंग आप इसका वेट निकालें तो वेट आ जाएगा आपका 2000 इंटू 170 ग्राम्स, दैट इज 170 या 340 into 1000 grams, yeah, that will simplify to 340 kilogram. That will be the answer to this problem. Next हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस का। पैरेलल रिएक्शंस में हमारे पास अगेन एक से ज्यादा रिएक्शंस होंगी। डिफरेंस ये होगा कि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होंगी। जब हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्शन साइमल्टेनियस होती हैं, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, अगर एक साथ एक से ज्यादा रिएक्शंस हो रही होती हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोज कर ये KCl और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर रहा है, और ये पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर आपको पोटेशियम पर क्लोराइड विच इज KClO4 और KCl भी लिबरेट कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये एक साथ इस तरह से भी टूट रहा है और साइमल्टेनियसली ये इसी तरीके से भी टूट रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इसी के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 3 मोल्स O2 बन रहे हैं ओवरऑल और 3 मोल्स KCl बन रहे हैं ओवरऑल, तो कितने KClO4 के मोल्स बनेंगे और कितना KClO3 ओवरऑल कंज्यूम होगा। आपको यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दे रखा है। O2 आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में बनेगा, और KCl आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बनेगा। तो सबसे पहले O2 का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर 3 मोल O2 बनाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर इसके 3/2 मोल्स बनाने होते तो इसका 1 मोल बनता और इसका 1 मोल कंज्यूम होता। तो अगर 3 मोल्स O2 बनाना है तो इसका यहाँ पे 2 मोल फॉर्म होगा और इसका यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम होगा। तो 3 मोल्स O2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 मोल्स KCl के बनेंगे और 2 मोल्स KClO3 के कंज्यूम होंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि जब इसके 3 मोल बनेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, पर KCl के मोल बन कितने रहे, ओवरऑल 3। तो आउट ऑफ 3 अगर यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे कितना बनेगा, 1 मोल। अगर 3 में से 2 मोल यहाँ पे बनेंगे तो 1 मोल KCl का नीचे बनेगा। KCl का अगर यहाँ पे 1 मोल बन रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से, अगर इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो इसके 3 मोल्स फॉर्म होने चाहिए थे और इसके 4 मोल कंज्यूम होने चाहिए थे। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ KClO4 बनेंगे वो हो जाएंगे 3। और अगर हमसे पूछा है कि KClO3 कितना कंज्यूम होगा, तो 4 मोल आपका कंज्यूम होगा नीचे वाली रिएक्शन से और 2 मोल कंज्यूम होगा आपको ऊपर वाली रिएक्शन से। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके जो मोल्स कंज्यूम होंगे 2 ऊपर से 4 नीचे से, ओवरऑल 6 मोल कंज्यूम होंगे। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शंस को डील करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज एफिशिएंसी। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल से देखते हैं इसका मतलब क्या है। दोनों का हालांकि मतलब सेम ही है, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या मतलब है देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन A गिविंग B। एक केमिकल रिएक्शन है, 1 मोल A कंबाइन कर 1 मोल A रिएक्ट कर आपको 1 मोल B का देगा। T = 0 पर मान लेते हैं कि इसके 10 मोल्स हैं
और t इक्वल्स टू इन्फानाइट पर, इन्फानाइट मतलब वो टाइम जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाता है, देखा गया कि बी के 8 मोल्स बन रहे हैं। ये वो मोल्स हैं जो एक्चुअली बन रहे हैं। आइडियली मोल्स बनने कितने चाहिए? अगर 1:1 का रिएक्शन है, 1:1 का रेशियो है, तो इसके 10 मोल जब कंज्यूम होंगे तो इसके 10 मोल बनने चाहिए। तो आइडियली या थ्योरेटिकली जो बनने चाहिए थे वो 10 मोल्स हैं। आप देख सकते हैं स्टैचोमेट्री से 10 मोल्स बनने चाहिए। 1:1 का रेशियो है, अगर 10 मोल कंज्यूम होंगे तो 10 मोल फॉर्म होने चाहिए। तो 10 मोल फॉर्म होने चाहिए थे और हो कितने रहे? 8 मोल्स। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिएक्शन 100% इफिशिएंट नहीं है, इफिशियंसी कम है। इफिशियंसी 100% तब होती है जब जितना बनना चाहिए उतना अगर बन जाए। जितना बनना चाहिए अगर उससे कम बन रहा है तो एफिशिएंसी डेफिनेटली कम है। कितना एफिशिएंसी हो सकते हैं? जितना बनना चाहिए था उसका 80% बन रहा है, क्योंकि 10 का 80% 80 होता है। तो जितना बनना चाहिए अगर उसका 80% बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इफिशियंसी आपका 80% होगा। दिस इज 80% इफिशियंट। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि दिस डिश इज 80% इफिशियंट, या बोल सकते हैं कि परसेंट इफिशियंसी 80% होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होगा वो भी 80% होगा। क्यों? क्योंकि जितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली उसका 80% यहाँ पर बन रहा है। तो अगर हमें थ्योरेटिकल मोल्स मालूम है, अगर हमें एक्चुअल मोल्स मालूम है, तो इन दोनों को यूज कर आप परसेंटेज इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होगा या इफिशियंसी होगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्चुअल मोल्स जो बनेंगे अपॉन theoretical moles जो बनने चाहिए थे into 100. This will give the percentage yield और percentage efficiency. अब देख सकते हैं theoretically 10 moles बन रहे थे, actual moles बन रहे थे 8, तो 8 by 10 into 100, this reaction is 80% efficient. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि अगर आपको एक्चुअल और थ्योरेटिकल मोल्स पता है तो आप डेफिनेटली एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं इसके अंदर। और इसका वाइस वर्सा भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। वाइस वर्सा मतलब जहां पर आपको इफिशियंसी गिवन होगी और आपको निकालना होगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने पास ए गिविंग 2b एक रिएक्शन है और आपको दे रखा है कि रिएक्शन आपका 10% इफिशियंट है। ऊपर 10% लिखने का मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रिएक्शन आपका 10% इफिशियंसी पे काम कर रहा है। 10% इफिशियंसी का मतलब ये होगा कि जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए एक्चुअली इसका 10% बनेगा। ये चीज आप रिएक्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होना चाहिए एक्चुअली इसका 10% ही कंज्यूम होगा। अगर इसके 100 मोल हैं तो सिर्फ उसका 10% मतलब 10 मोल ही कंज्यूम होंगे। अगर इसके 10 मोल आप लेके चल रहे हैं तो सिर्फ 1 मोल ही कंज्यूम होगा। तो जितना रिएक्टेंट आप लेते हैं उतना नहीं कंज्यूम होगा, बल्कि उसका 10% कंज्यूम होगा क्योंकि 10% इफिशियंसी है। सिमिलरली जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 10% बनेगा क्योंकि इफिशियंसी 10% है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मोल दे रखे हैं ए के स्टार्टिंग में और आपसे पूछा है कि भाई बी कितना बनेगा, तो आप पहले तो देखो 100% इफिशियंसी से कितना बनेगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं। कब? जब इफिशियंसी 100% होती। तो 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके 20 मोल्स बनेंगे। कब? जब इफिशियंसी आपका 100% होगी। बट इफिशियंसी है कितना? 10%। अगर 10% इफिशियंसी है तो जितना बनना चाहिए उसका 10% बनेगा, मतलब 20 का 10% बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा 2 मोल। तो अगर आपसे पूछा है कि इसमें बी के मोल्स बनेंगे कितने, तो आंसर हो जाएगा 2 मोल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के मोल कंज्यूम कितने होंगे, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10 मोल का 10% कंज्यूम होगा, मतलब एक ही मोल कंज्यूम होगा और 9 मोल आपके फाइनली इसके अंदर रह जाएंगे। आइए एक आध सवाल और करते हैं इसके ऊपर। आइए बात करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास अगेन एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है जिसमें आपको हर रिएक्शन का एफिशिएंसी मेंशन कर रखा है। क्लोरीन के के साथ रिएक्ट कर KClO दे रहा है along with water, potassium chloride and potassium hypochlorite. This potassium hypochlorite KClO फर्दर डिकम्पोज कर आपको KCl and KClO3 दे रहा है, पोटेशियम क्लोरेट। और ये पोटेशियम क्लोरेट फर्दर डिकम्पोज कर आपको पोटेशियम परक्लोरेट और KCl दे रहा है। हमसे पूछा रहा है कि KCl ओवरऑल कितना बनेगा। रिमेंबर दिस, KCl आपका यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो जब आप ओवरऑल मोल्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे हर जगह से KCl के मोल्स कैलकुलेट करने होंगे और उनको एड अप करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस बैलेंस है क्या? सारी रिएक्शन से ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग मैं इंटरेस्टेड हूँ KCl के मोल्स में एज वेल एज KClO के मोल्स में, क्योंकि वो KClO आपका यहाँ पे भी यूज होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 बनता है ना,
तो 5 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 5 मोल्स और 5 मोल्स बनते, और 5 और 5 मोल्स बनते कब? जब आपका एफिशिएंसी कितना होता? 100%। अगर एफिशिएंसी 60% है तो एक्चुअली बनेगा कितना? 60% ऑफ 5, 60% ऑफ 5 कितना होता है? 60/100 इंटू 5, 60/100 इंटू 5, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 3 मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। ध्यान रखना 1:1 का रेशियो था, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 5 और 5 मोल्स बनना चाहिए था, पर वो तब बनता जब 100% एफिशिएंसी होती। अगर 60% एफिशिएंट है तो जितना बनना चाहिए उसका 60% बनेगा, तो 5 का 60% इज एक्चुअली 3 मोल्स। तो यहाँ पे 3 मोल्स KCl के बनेंगे, 3 मोल्स KClO के बनेंगे। ये जो KCl आपका यहाँ पे 3 मोल्स बन रहा है, यही 3 मोल्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। इस रिएक्शन में अगर देखें, एक मिनट एफिशिएंसी अगर भूल जाते हैं तो 3 मोल्स KCl अगर डिकम्पोज करते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं और इसका 1 मोल बनता। तो अगर 100% एफिशिएंसी होता तो इसका 2 मोल बनता और इसका 1 मोल बनता। बट जब 100% एफिशिएंट होता तो अगर 50% एफिशिएंट है तो इसका आधा बनेगा। आधा मतलब यहाँ पर बनेंगे इसके 1 मोल्स और यहाँ पर बनेगा इसका आधा मोल। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी आपका 50% है। तो यहाँ से KCl के 1 मोल बन रहे हैं और KCl के हाफ मोल बन रहे हैं। यही हाफ मोल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर अगर देखें कि KCl कितना बनना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि 4 मोल के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर इसका 1 मोल बनता, पर वो तब बनता जब 100% एफिशिएंट होता। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1/4 बनता अगेन जब 100% एफिशिएंट होता। तो अगर 80% एफिशिएंट है तो 80% एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग कितना बनेगा? तो 1/4 इंटू 80/100, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू कितना आएगा? ये 1/4 इंटू 80/100, तो दैट इज बेसिकली 20/100, दैट इज 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स आपका यहाँ पे KCl बनेगा। तो KCl आपका यहाँ पे बन रहा है 0.2 मोल्स, यहाँ पे बन रहा है 1 मोल और यहाँ पे बन रहा है आपका 3 मोल्स। तो ओवरऑल KCl के मोल्स कितने बनेंगे? तो 3, 1 एंड 0.2। ओवरऑल KCl के मोल्स बनेंगे 4.2। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो बच्चों आज के लेक्चर का आपका जो होमवर्क होगा वो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको सेक्शन डी और ई करना है, और एक्सरसाइज 2 के अंदर पार्ट 1 में 4, 6, 9 एंड पार्ट 2 में आपको 2, 4, 5, 6 ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करके लेके आने हैं। इसको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पर।